इकबाल हमीदुर रहमान साहब की बात करते करते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसीदा हो गए थे। तो मैंने जब वो खबर डिटेल के साथ पढ़ी तो पता चला कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान वो चंद जजेस में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इस्तीफा देने के बाद वो जब चले गए थे तो ज़ाहिर उमर अताब बंदियाल साहब उनको रोकते नहीं, कुलीग थे उनके, और ये चाहते थे कि वो इस्तीफा ना दें। लेकिन जब वो पूरी डिटेल के साथ मैंने वाकया पढ़ा तो मैं चाहता हूँ वाकया आपके सामने रखूँ। पहली बात तो ये है कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब जस्टिस हमीदुर रहमान साहब के साहबजादे थे। और जस्टिस हमीदुर रहमान कौन थे? जस्टिस हमीदुर रहमान बंगाली थे और पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत नाम है, बल्कि बांग्लादेश के अंदर भी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते थे वो जब 1971 का सानिया हुआ। तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन बनाया। और हमीदुर रहमान कमीशन क्यों बनाया गया? उससे ये रिसर्च करनी थी कि पाकिस्तान आखिर टूटा क्यों और किसका ज़्यादा कसूर था इसमें। तो जस्टिस साहब ने बड़ी अरकरेजी के साथ, बड़ी तहकीक के बाद, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ करने के बाद एक हमीदुर रहमान रिपोर्ट बनाई थी। वो आपको याद होगा कि बड़ी रिपोर्ट, और वो बड़ी शानदार रिपोर्ट थी। उसके अंदर पाकिस्तान की सारी बैकग्राउंड लिखी गई थी। फिर जो सानिया पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान है, उसकी डिटेल लिखी गई थी। फिर उसमें गाइडलाइन दी गई थी कि पाकिस्तान में अगर बाकी पाकिस्तान को अगर हमने बचाना और चलाना है तो फिर फौज का क्या किरदार होना चाहिए, एयरफोर्स का क्या किरदार होना चाहिए, नेवी का क्या किरदार होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार होना चाहिए, आइन का क्या किरदार होना चाहिए, सियासतदानों का क्या किरदार होना चाहिए, और इसके साथ साथ बिजनेसमैन, बाकी सब कम्युनिटी जो है उनका क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बड़ी मुफस्सल किस्म की रिपोर्ट थी। लेकिन वो रिपोर्ट क्योंकि बेदाग और बेबाक थी, हर किस्म के मामला से आज़ाद थी और क्लियर थी, तो उसे किसी हुकूमत ने भी रिस्क नहीं लिया कि इसे ओपन किया जाए। तो बड़ा प्रेशर डाला जाता रहा, बड़ा मुतालबा किया जाता रहा कि गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को ओपन करे। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर तक ये रिपोर्ट ओपन नहीं हो सकी थी। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये ओपन हुई, लेकिन उससे पहले इसकी ट्रेजेडी ये है कि उससे पहले ये रिपोर्ट इंडिया में छप गई। ये यहाँ से किसी ने चोरी की, इंडिया स्मगल की, और इंडिया के अखबार में एक में पहुंची और उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू कर दिया। अब जब वो पब्लिश हो गई तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान मजबूर हो गई कि वो भी इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं। तो इस रिपोर्ट को 90% ओपन कर दिया गया, 10% अभी भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है जो अभी भी छुपा हुआ है, वो लोगों के सामने नहीं आ सका। तो जब रिपोर्ट खुली तो उसको पता चला कि जनरल याह्या खान का क्या किरदार था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या किरदार था, उस वक्त नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ थे उनका क्या था, और इसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी ने जो उस गंदा किरदार अदा किया उस दौर में, जो सियासतदानों ने गंदा किरदार अदा किया, सारी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई थी। जस्टिस हमीदुर रहमान बांग्लादेश के बनने के बावजूद बांग्लादेश नहीं गए, वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुकीम रहे। उन्होंने अपना काम किया, रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद वो लाहौर में सेटल हुए। और उनके जो साहबजादे हैं जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, उनके साहबजादे हैं, ये बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के वकील थे। फिर ये इंडक्ट हुए अदलिया के अंदर, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस से 2011 में इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। ये 2013 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 2 साल, और इसके बाद फिर एलिवेट हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, और 2016 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज रहे। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो ज़ाहिर है ये इस्लामाबाद की पहली हाई कोर्ट थी, तो इस हाई कोर्ट में हर किस्म के मुलाजम की ज़रूरत थी। तो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने 2 सालों के अंदर 70 मुलाजम रखे। अब ये जो 70 मुलाजम से वो पीएन से लेके सेक्रेटरी तक हर किस्म का मुलाजम उसमें शामिल था, कि वज़ार हाई कोर्ट नहीं बनी और उसमें मुलाजमीन की ज़रूरत थी। अब चीफ जस्टिस जो थे वही अथॉरिटी थे, उन्होंने अपॉइंट करना था। वो एक कमेटी भी थी, लेकिन उस कमेटी का किरदार इतना अहम नहीं था जितना चीफ जस्टिस का अहम था। तो 70 मुलाजमीन को भर्ती किया गया। उसके बाद 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। जब चले गए तो इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने एक कंप्लेन कर दी इनके खिलाफ कि ये जो 70 तकर्रियाँ हुई हैं ये गैर आइनी, गैर कानूनी है, इसमें कायदो ज़ाबत का ख्याल नहीं रखा गया। और उसके बाद ये जो केस था ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया गया और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान के खिलाफ। तो ये एक बड़ी शॉकिंग खबर थी जस्टिस साहब के लिए कि मैं एक ऑनरेबल बाप का बेटा हूँ और खुद मैंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया ज़िंदगी में। तो आज तक मेरे करियर पे कोई धब्बा नहीं लगा। तो मुझे किस किस्म का नोटिस मिल गया कि अब मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होऊंगा कि मैंने 70 मुलाजमीन गलत रखे हैं। तो ये उनके लिए बड़ा धचका था। तो फिर उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उस वक्त जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस किस्म के इशूज़ आते रहते हैं ज़िंदगी में अपने असाब मजबूत रखने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मैं सलाम पेश करूँगा। जो उनके अल्फाज हैं वो बड़े शानदार अल्फाज हैं, और मेरा ख्याल ये है कि इन अल्फाज को अदा करने के बाद उमर अताब बंदियाल साहब भी आपदीदा हो गए, बल्कि मैं खुद इस वक्त एक करब से गुजर रहा हूँ कि जो उस अजीम आदमी ने अल्फाज बयान किए थे। उन्होंने कहा था जी, मैं अपने मरहूम वालिद को क्या शक्ल दिखाऊंगा कि मुझे नोटिस मिल गया, जज होते हुए अदालत का नोटिस मिल गया, तो मेरे लिए ये मरने का मुकाम है। और सिर्फ इस बात पे इस शख्स ने इस्तीफा दे दिया था अपने ओहदे से, और उसके बाद बड़े मजे से लाहौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ज़ाहिर है उनका अपना चैम्बर है, अब वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुकदमा तो नहीं लड़ पाते क्योंकि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों की मामलत कर रहे हैं। तो करैक्टर था, इसमें कोई शक नहीं। जस्टिस हमीदुर रहमान उनका करैक्टर था, उनके करैक्टर को सलाम पेश करना चाहिए। और जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जो उनका करैक्टर है उसको सलाम पेश करना चाहिए। और उमर अताब बंदियाल तो क्या, कोई भी जज होता तो इस वाक़े पे उसे आपदीदा होना चाहिए, उसकी आवाज़ को भरा जाना चाहिए, उसमें रिक्कत आ जानी चाहिए। ये एक हकीकत है और इस हकीकत को मानना चाहिए।